लीला जी और मिथिलेश जी का बेटा अमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है। लगभग 1 साल से कंपनी के पास ही एक फ्लैट में रह रहा था क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट भी होती थी। तब घर से आने जाने में परेशानी होती थी। घर से ट्रैवलिंग में लगभग 2 घंटे आना और 2 घंटे जाना लग जाता था। इसलिए ही उसने कंपनी के नज़दीक रहने का निर्णय किया था। छुट्टी वाले दिन वह लीला जी और मिथिलेश जी के पास आ जाता था, पर पिछले 6 महीनों से उसका आना भी कम ही हो रहा था। प्राची से हुआ प्रेम विवाह बेटे और माता पिता के बीच दीवार सा बन गया था। प्राची और अमन एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। लीला जी अपने बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में उनको उनके दादा दादी के पास ले जाती थी। अमन से उम्र में 5 साल बड़ा बेटा ऋषि तो स्कूल की छुट्टियां होते ही दादाजी और दादी के पास जाने की जिद करने लगता था। अमन को भी वहाँ छुट्टियां बिताना अच्छा लगता था, पर प्राची का साथ बिल्कुल पसंद नहीं आता था उसे। प्राची उसके पड़ोस में रहती थी। प्राची के पिता रमेश मिश्रा उसी शहर में डॉक्टर थे। प्राची का अपने हम उम्र बच्चों के साथ खूब झगड़ा होता था। छुट्टियों में लीला के शहर में आ जाने पर रमेश जी की इच्छा होती थी कि इधर उधर भटकने से अच्छा है प्राची लीला जी के बच्चों के साथ खेलती रहे। बिन माँ की बच्ची की देखभाल करने वाला उसके घर पर पिता के अलावा कोई था भी नहीं। नौकर चाकर के बीच बड़ी हुई थी प्राची। प्राची अमन से उम्र में तो छोटी थी, पर अक्सर अमन के साथ भी उसका झगड़ा हो जाता था। अमन बार बार आकर माँ से शिकायत करता था उसकी। लीला फिर बीच में पड़ती और सबको एक साथ बिठाकर प्रेरणादायक किस्से और ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ सुनाती। अंधविश्वास से जुड़ी बातें बताकर उनसे दूर रहने और मेहनत के बल पर सफलता हासिल करने की शिक्षा भी देने का प्रयास करती थी। जितने दिन भी लीला जी वहाँ रहती, प्राची को लड़ाई झगड़ों से दूर रहकर सबसे मीठा व्यवहार करने की सीख देती। कभी लगता था कि प्राची पर कुछ असर हो रहा है, तो कभी वह वापस अपने रंग में आ जाती थी। बचपन से यह सिलसिला लगभग हर वर्ष चला, किंतु जब बच्चे बड़े हो गए और उनके दादाजी और दादी नहीं रहे, तब बच्चों का वहां जाना भी कम हो गया। समय अपनी गति से भाग रहा था। ऋषि की नौकरी लग गई और फिर उसका विवाह धूमधाम से रिया के साथ हो गया। ऋषि अपनी पत्नी के साथ विदेश में सेटल हो गया। कुछ सालों बाद अमन भी अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा था। लगभग 1 साल बाद प्राची उसी कंपनी को ज्वाइन करती है। दोनों शुरू में तो एक दूसरे को मुश्किल से पहचानते हैं, बाद में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर अमन ने प्राची के साथ शादी की जिद पकड़ ली। लीला जी और उनके पति मिथिलेश जी का समझाना भी बेकार चला गया। हार कर उन्होंने शादी की इजाज़त तो दे दी, पर साथ ही यह भी कह दिया कि शादी कोर्ट में ही होगी और वे दोनों वहां उस समय उपस्थित नहीं रहेंगे। अमन तो यही सपना संजोए बैठा है कि प्राची से मिलने पर लीला जी उसे ज़रूर पसंद कर लेंगी और तब दे देंगे रिश्तेदारों और दोस्तों को रिसेप्शन। पर ऐसा कहाँ होने वाला है। उधर लीला जी की सोच थी कि अमन को पसंद है तो रहे उसकी बीवी बनकर वह प्राची,
जरूरी तो नहीं कि मैं उसे अपने घर की बहू मान लूं। लीला जी ने अपनी बहन को सारी बातें बताई थी। इस पर बहन ने बोला था, क्या लीला दी, आप इतनी दकियानूसी कब से हो गईं? आपकी नाराज़गी की वजह तो बस यही है ना कि वह आपकी जाति की नहीं है। लीला जी बोली, अरे नहीं, जाति पाति में तो विश्वास नहीं रखती मैं, पर लड़की अमन के लायक तो हो। खूब देखा है मैंने उसे। अमन से उसका कोई मैच नहीं है। चलो छोड़ो बोलकर लीला जी ने टॉपिक चेंज कर दिया। बहन ने उन्हें सलाह दी कि आप एक बार मिल लो प्राची से। आज अमन का बर्थडे है और अमन को माँ के हाथों का बना केक और गाजर का हलवा बहुत पसंद है। इसलिए लीला जी ने पति मिथिलेश को अमन के घर भेजा था केक और गाजर का हलवा लेकर। मिथिलेश जी घर से सुबह से ही निकले हुए थे। अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। इसी उधेड़-बुन में और इंतजार में बेचैन लीला जी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। मन में विचारों की तरंगें हिलोरें लेने लगीं। शायद रास्ते में ट्रैफिक जाम होगा, इसी वजह से लौटने में इतनी देरी हो गई। दिल्ली में कभी भी किसी सड़क पर जाम लग सकता है। फिर सोचती कि अच्छा होता कि मैं भी साथ चली गई होती। यही सोचकर नहीं गई कि रविवार की वजह से आज तो प्राची भी होगी घर पर। सामना ही नहीं करना चाहती हूँ मैं तो उसका, लीला ने अपने मन में ही बोला। कई बार मन हुआ कि मिथिलेश जी को फ़ोन करके जान ले कि देरी का कारण क्या है। उसने मोबाइल उठाया भी, पर कुछ सोचकर हाथ रुक गए। कहीं ऐसा ना हो कि ये अभी अमन के घर पर ही बैठे हों, फिर मेरे कॉल करते ही अमन को पकड़ा दे मोबाइल। जन्मदिन की मुबारकबाद तो मैंने दे ही दी है उससे सुबह। अब दोबारा बात हुई तो ज़रूर कहेगा कि मम्मी आज तो कर ही लो बात प्राची से। ओह, मैं कभी बहू नहीं मान सकती उस काली कलूटी, उलझे बालों की चोटी बनाए, लंबी सी फ्रॉक पहने, सबसे लड़ती झगड़ती प्राची को। और प्राची के विषय में सोचते हुए लीला जी गुस्से में आ गईं। तभी लीला जी का मोबाइल बजा। अमन बोला, हेलो मम्मी, आप पापा के न पहुंचने से परेशान मत होना। उन्हें चक्कर आ गया था, हॉस्पिटल में मेरे साथ हैं। अरे क्या हुआ पापा को? बात तो करवाओ जरा उनसे, घबराई हुई लीला जी बोली। अमन ने बोला, माँ आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम पहुँच रहे हैं कुछ देर में घर। मिथिलेश जी के विषय में जानकर लीला जी चिंतित हो गईं। क्यों जाने दिया मैंने उन्हें अकेले वहाँ? मैं क्या जानती नहीं थी प्राची का स्वभाव? बात तो पुरानी है, पर थी तो वह प्राची ही। जब मैं बच्चों को बैठाकर कहानियाँ सुना रही होती थी तो कैसे चिढ़ जाती थी वह। मिथिलेश जी के वहाँ अचानक आ जाने पर मज़ा खराब हो गया होगा उसका आज। अब सास भी आने लगेगी और फिर हमारी सारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। ऐशो आराम पर भी लगाम लग जाएगी। इसलिए ही पूछा नहीं होगा ज़्यादा इन्हें। उसे सीधी मुंह बात ना करते देख टेंशन में आ गए होंगे मिथिलेश जी, और बस आ गया होगा चक्कर, या शायद कह दिया होगा कि जब आप शादी के समय थे ही नहीं कोर्ट में, तो अब कौन सा हक जताने आए हो हमारे पास। कुछ तो हुआ ही होगा, वरना चक्कर कैसे आ गया अचानक। कुछ देर में ही दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुन वह तेजी से दरवाजे की ओर लपकी। मिथिलेश जी को सहारा देते हुए अमन ने अंदर
प्रवेश किया। अमन के पीछे प्राची भी थी। लीला जी प्राची को पहचान नहीं पाई। प्राची अब वह छोटी वाली प्राची नहीं दिख रही थी। क्या यह प्राची है? सोचते हुए लीला जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ओ मम्मी, कितने वर्षों बाद मिल रही हूँ आपसे, कहकर उत्साहित हो प्राची लीला के पास आकर उनके पैर छूने लगी। जैसे ही लीला जी किचन में जाने लगी, प्राची बोली, मम्मी आप बैठिए ना पापा के पास, मुझे बताइए क्या करना है। अरे नहीं बेटा, अभी तुम बैठो, मैं आती हूँ। लेकिन प्राची नहीं मानी और किचन में जाकर ससुर जी के लिए फ्रूट और सबके लिए चाय ले आई। लीला जी का व्यवहार अचानक ही प्राची के प्रति नरम हो गया। आप ठीक तो हैं ना? पापा जी की तबीयत के बारे में सुनकर आप न जाने कब से परेशान हो रही होंगी। चाय देते हुए प्राची ने बोला, मैं ठीक हूँ, पर यह बेहोश कैसे हो गए थे आज अचानक? लीला जी पूछ पड़ी। अमन बोला, आज मैंने और प्राची ने आप लोगों को सरप्राइज देने का प्रोग्राम बनाया था। फिर मेरे कुछ फ्रेंड बाहर से आए थे और बहुत जोर दे रहे थे मिलने की, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने चला गया था। जब पापा हमारे घर पहुँचे, मैं घर पर नहीं था। प्राची ने पापा को चाय और नाश्ता कराया। पापा मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तभी पापा को चक्कर आ गया। प्राची ने मुझे बहुत कॉल लगाया, लेकिन मैंने कॉल रिसीव नहीं किया क्योंकि मेरा मोबाइल साइलेंट हो गया था। फिर प्राची बोली, पापा को इस हालत में देखा तो मैं घबरा गई। मैंने बार बार अमन को कॉल लगाया, लेकिन अमन ने रिसीव नहीं किया। फिर लगा कि इस समय ज़्यादा वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। फिर मैंने एम्बुलेंस बुलाकर पापा को हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चला कि शुगर लेवल अचानक कम हो जाने के कारण पापा बेहोश हो गए थे। मतलब अगर प्राची मुझे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल न जाती तो कुछ भी हो सकता था। मिथिलेश जी ने लीला जी की ओर देखकर कहा, सचमुच प्राची ने आज सारी स्थिति को झट से समझ लिया और आपकी जान बचा ली। लीला जी ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बचपन में जो प्राची बस शैतानियाँ करना ही जानती थी, वह अब इतनी समझदार हो गई है। लीला जी के शब्दों से स्नेह झलकने लगा था। मम्मी, यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। प्राची लीला जी की ओर देखकर बोली, अरे मेरी वजह से? मतलब? लीला जी ने प्रश्न भरी दृष्टि से उसे निहारा। प्राची बोली, हाँ, आप तो जानती ही हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ चल बसी थी। बिन माँ की बच्ची को सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। पिताजी पूरी कोशिश करते थे मुझे एक बेहतर इंसान बनाने की, पर समय ही कहाँ होता था उनके पास मुझे देने के लिए। बचपन में आप हमें बिठाकर अच्छी अच्छी बातें सुनाया करती थी, बताया करती थी। आपने ही तो पिताजी से कहा था कि मेरी पढ़ाई जारी रखी जाए। बस जब शिक्षा का दामन थामा तो ना जाने क्या क्या सीख लिया मैंने। अमन अक्सर मुझे बताया करते थे कि आप कौन सा काम कैसे करती हैं, जीवन को लेकर आपका नज़रिया क्या है और रिश्तों का
आपके लिए क्या महत्व है। आप संकट के समय भी हिम्मत न हार कर धीरज से काम लेती हैं, यह भी बताया मुझे अमन ने। सच कहूँ तो वह सब जानने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं भी आप जैसी बनूंगी। बस जीवन के सही मार्ग पर चलना शुरू कर दिया मैंने। मैं इस रास्ते पर लगातार चलती रहूं और कभी भटक न पाऊं, इसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है मम्मी। मेरा हाथ थाम लो मम्मी, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। प्राची ने लीला जी के गले लगते हुए बोला। लीला जी यह सब सुनकर भाव विभोर हो गई। प्राची का मन कितना साफ है और न जाने क्या क्या तोहमत लगा रही थी उस पर, सोचकर लीला जी खुद शर्मिंदा हो रही थी। प्राची की आंखों से आंसू बहने लगे। मिथिलेश जी मुस्कुराते हुए पूरी तरह स्वस्थ लग रहे थे और अमन मुस्कुराते हुए बोला, आज जन्मदिन पर मुझे बेस्ट गिफ्ट मिला है। और सभी मुस्कुराने लगे। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।